नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव पोसवाल आप लोगों के लिए फिर से एक सीरीज लेकर आए हैं। उससे पहले हम लोग एक गुड मॉर्निंग प्यारा सा कर लेते हैं। और गुड मॉर्निंग मुंबई है, लगे रहो मुन्ना भाई। तो गुड मॉर्निंग आवर चैनल द लर्निंग अड्डा। ठीक है, सुबह की नमस्ते, सुबह की चाय और सुबह की मेरी क्लास तीनों एक जैसी हैं और तीनों ही अच्छी हैं। सुबह चाय पीना भी अच्छा लगता है, गुड मॉर्निंग बोलना भी अच्छा लगता है और मेरी क्लास लेना भी अच्छा लगता होगा आप लोगों को। ठीक है, आप लोग बताते नहीं हो कैसी लगती है क्लास कमेंट सेक्शन में। चलो कोई बात नहीं, मत बताओ, हमारा काम है आप लोगों को पढ़ाना। हम शिद्दत के साथ ये काम कराएंगे, करेंगे और करते आए हैं। ये देखिए, हम यूपीएसआई और ये सब वैकेंसी आ रही हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ऑल एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है। आज का करंट अफेयर्स अच्छा है, अच्छी डिटेल में है, वीडियो में अंत तक बने रहना। 23/8/2025 का ये करंट अफेयर्स है, ये मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है सीरीज़। ठीक है, और चैनल का नाम आप सब लोग जानते हैं, द लर्निंग अड्डा है। और अच्छा लगे तो लोगों तक इसको जरूर शेयर करें। चलो आज का मोटिवेशनल थॉट देख लेते हैं। इफ़ यू वांट ऑलवेज बी ए मोटिवेटेड सो यू मस्ट बी लर्न टू डिसिप्लिन। मतलब सीख कर तुम हमेशा कैसे हो सकते हो, डिसिप्लिन हो सकते हो। ठीक है, ये आज की मोटिवेशनल थीम है। चलिए आगे से बात करते हैं। एक क्वेश्चन आया है बहुत बढ़िया। कलाई कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। मैंने आप लोगों को बताया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हमारे यहाँ एनएचपीसी देखती है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली है। और बनी कब है ये, 1975 में बनी है ये, 1975 में। ठीक है, ये कौन सी नदी पर है, तो इसका उत्तर तो लोहित नदी पर है। कहाँ पर है, लोहित नदी पर है। क्यों आया चर्चा में, क्या कारण है, ये बात करेंगे हम इसके बारे में, लोहित नदी पर। अच्छा ध्यान, ये सारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। ये अरुणाचल प्रदेश में सहायक नदी है। ठीक है, किसकी है, ब्रह्मपुत्र की। सारी याद रखना, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। दिबांग भी अरुणाचल प्रदेश में है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ठीक, और लोहित भी अरुणाचल प्रदेश में है। ये कौन सी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक, अब मानस, मानस कहाँ है, असम में है। किसकी सहायक नदी है, ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मानस यहाँ पर नेशनल पार्क भी है। पहले चलो यहाँ तक बात हो गई, आगे चलते हैं। कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना 1200 मेगावाट की परियोजना है। ये परियोजना अंजा जिले, कोई मतलब नहीं है, इसको याद नहीं करना, लोहित नदी पे बनाई जा रही है। THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई जाती है, प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया गया, कोई मतलब नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, देखो हुआ क्या है, इस योजना में सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि जन सहभागिता ली गई है। जो इससे प्रभावित हो रहे थे 33 गांव, उसकी पंचायत हुई है। ठीक है, और उसमें 33 गांवों ने भाग लिया है। 350 से ज़्यादा परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, 33 गांवों के। और THDC और सलाहकार बॉपकोस लिमिटेड के अधिकारियों ने पर्यावरणीय प्रभाव और शमन योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की और उठाई गई चिंती, भूमि मुआवजा, रोजगार, स्थानीय विकास शामिल थे। जिला प्रशासन ने आश्वासन देकर इसका मामला निपटाया। असल में पहली बार ऐसा हुआ है भारत में। आप तक क्या होता था, नदी परियोजना आई और परियोजना आने के बाद सरकार ने लगा दी, चाहे कोई कुछ भी करता रहे। लेकिन ऑब्जेक्शन इतना तगड़ा हुआ कि इस बार सरकार को इसके लोगों को बैठाना पड़ा। मुद्दा ये नहीं है, क्योंकि ये हाईलाइटेड हो गया तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, कलाई सेकंड कहाँ पर है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी नदी पर, लोहित नदी पर। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, यूपी सरकार ने एक नया काम करा है। ठीक है, हमें उत्तर प्रदेश सरकार नए नए काम करती रहती है। इसका नाम है, सरकार ने जलालाबाद कस्बा, एक कस्बे का नाम है जलालाबाद। जलालाबाद का नाम रख के इन्होंने रख दिया परशुरामपुरी। परशुराम के बारे में सब लोग जानते होंगे। किस डिस्ट्रिक्ट में है ये हमें याद रखना, किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी बात करेंगे, पहले बात कर लें इसके बारे में। परशुराम कौन है, परशुराम विष्णु के 10 अवतारों में से एक है। तो याद करेंगे, विष्णु के 10 अवतार आपको याद करने, पहली बात। ठीक, गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले का जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर 2025 में परशुराम करने की मंजूरी दे दी गई है। अब ये विष्णु के कौन से अवतार हो गए, छठे अवतार हो गए। कौन से नंबर के अवतार हो गए, छठे नंबर के अवतार हो गए। अंतिम कौन सा, 10वां, कल्कि अंतिम है। और दोस्तों एक बात याद रखना, कल्कि तो अंतिम है और सबसे प्रमुख वराह है। ये क्वेश्चन बहुत आता है साहब। प्रमुख अवतार, अगर क्वेश्चन पूछने लगे प्रमुख अवतार कौन सा, बराह, विष्णु का बराह अवतार प्रमुख अवतार है, इसको छाप लो। ठीक है, जलालाबाद की स्थापना कब हुई, जलालाबाद की स्थापना मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अकबर का नाम जलालुद्दीन था, क्या नाम था, जलालुद्दीन। ठीक, उसने की थी स्थापना। ठीक है, तो बराह अवतार है। अच्छा, ये तो 2-3 बातें मैंने, क्योंकि नाम इस तरीके से लाया हूं मैं आप लोगों के लिए।
एक तो कानपुर, कानपुर के आगे लिख लेना साहब, कानपुर में चमड़ा मिलता है, चमड़ा सबको पता है, मैं आप नई कोई बात नहीं मिलता हूँ, बता रहा हूँ चमड़ा मिलता है। दूसरा सेकंड बात याद रखेंगे, यहाँ पर एक पावर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पनकी, पनकी जल नहीं है, जल वाली तो है ही नहीं, कोयले वाली है, पनकी विद्युत परियोजना, ये क्वेश्चन आ सकता है। कौन सी नदी बहती है कानपुर से? गंगा नदी, गंगा के किनारे, तो गंगा एक्सप्रेस भी इसी नदी पे गया है। अच्छा लखनऊ, लखनऊ के बारे में बात कर लें, कलर चेंज कर लें थोड़ा सा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, कलर चेंज कर लिया। लखनऊ, लखनऊ कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। और यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर बना है, क्या बना है? कॉरिडोर, कॉरिडोर बना है, ठीक। अब आ जाओ मुरादाबाद के बारे में। मुरादाबाद इसलिए पढ़ाना चाह रहा था कि मुरादाबाद में 3 ऐसी चीज़ बनाई उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 के अलावा चौथी भी याद रख लीजिए। 4 चीज़ें बताऊंगा और ये समझ लीजिए एक क्वेश्चन इसमें से गिरेगा। एक तो संविधान साहित्य उपवन, संविधान साहित्य उपवन बनाया। दूसरा सेकंड नाम करें हनुमान धाम बनाया है, बड़ा खूबसूरत है। तीसरा युद्ध संग्रहालय बना रहे हैं, ये बनने वाला है युद्ध संग्रहालय। यहाँ पर उससे छीनी हुई तोप भी रखी जाएगी पाकिस्तान से। और चौथा जी यहाँ पर एक स्टेडियम है जिसका स्टेडियम का नाम पहले सोनकपुर में है तो सोनकपुर स्टेडियम कहते थे उसको, उसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, चलिए इसके बारे में, मुरादाबाद के लास्ट वाला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम। अच्छा ये और बता दो सब, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? जर्मनी की महिलाओं ने दी थी, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया, ये हमने आपको बता दिया। तो याद रखेंगे सबसे प्रमुख 12 अवतार है, 10 के 10 अवतार आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कौन कौन 10 अवतार हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं, हाल में ही चर्चा में रहा लिपू लेक दर्रा इन 2 देशों के बीच में, तो इंडिया चाइना के बीच में, ये फिर से विवादित था और फिर से आ गया। असल में देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ बहुत छोटी सी बात बताते हैं, बहुत ही छोटी सी। असल में ट्रम्प बाबा ने पगला के स्टेटमेंट दे दिए, कथन बोल दिए भारत के बारे में, पता नहीं क्यों भारत से चिड़े एकदम से। केवल साहब भारत की इकॉनमी डेड इकॉनमी है। अब डेड इकॉनमी है तो भारत के पास विकल्प बचते हैं बड़े देशों के साथ जाने के। तो भारत पहले तो किसके पास गया? रूस के पास गया। तो रूस बोला कि आपके लिए हमारे दरवाजे वेलकम है, कभी भी आ जाओ, क्योंकि इंडिया की ज़रूरत सबको है। पता नहीं ट्रम्प को क्या चला, उन्होंने यहाँ से टैरिफ लगा कर माल भी महंगा कर दिया। अब हमारी नीति आयोग ने कई सारी चीज़ों में सुधार किया है और उससे उस माल को सही से बेचा जाएगा, कहाँ बेचा जाएगा। अब इसके बाद चाइना की पहली बार मीटिंग करी हमने, हालांकि डीजी लेवल की हुई है, किसी अधिकारी लेवल की नहीं हुई, मतलब किसी मंत्री लेवल की नहीं हुई है। तो पहली मीटिंग हुई, चाइना की मीटिंग हुई और चाइना की मीटिंग में सकारात्मक रही और सकारात्मक रहते हुए लिपू लेक दर्रा खोल दिया जो बहुत दिन से बंद था, ठीक है। लिपू लेक दर्रा, अच्छा लिपू लेक दर्रा बंद होने से कई नुकसान हो रहे थे। पहला नुकसान तो ये हो रहा था कि मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर यात्रा सिर्फ एक ही जगह से हो रही थी, जम्मू कश्मीर से, तो वो हो गई ख़त्म। अब कहाँ से होने लगेगी? अब यहाँ से होने लगेगी, ठीक। दूसरा ये क्या है कि दूसरा यहाँ से ट्रेड बढ़ जाएगा। तीसरा हमारी डिपेंडेंसी उसके पास से थोड़ी कम होगी। किसके पास से? ट्रम्प बाबा से, ठीक है। देखो भारत ने उत्तराखंड में लिपू लेक दर्रे के जरिए चीन के साथ सीमा का व्यापार फिर से शुरू करने की घोषणा की, लेकिन इसको चिढ़ किसको मची? नेपाल को। नेपाल एक ऐसा वाला है ना, इस सरकार के अनुसार चलता है। अब ये समय चीन का भला हो रहा है तो भारत से थोड़ी सी वो रखे हुआ है टीस। तो 1954 से चले आ रहे व्यापारिक प्रथाओं का हवाला देते हुए नेपाल ने आपत्तियों को खारिज कर ये विवाद 3 जगह है, 3 नाम स्थान याद रख लेना, काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक, और के त्रिस्तरीय जंक्शन पे है। मतलब 3, यहाँ से लिम्पियाधुरा हो गया, यहाँ से काला पानी हो गया, यहाँ से लिपू लेक हो गया, यहाँ का जंक्शन है ये। मैं दिखा दूंगा कैसे। भारत और नेपाल के बीच में साहब सुगोली की संधि हुई थी, मैं बताता रहता हूँ, मैंने पढ़ाया भी है क्लास में कई बार। ये बताया कि सुगोली की संधि किस किस के बीच में हुई। इस समय गवर्नर कौन थे? हेस्टिंग थे,
याद रखेंगे कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर। सुगोली की संधि में काली नदी को सीमा माना गया था, ये अंग्रेजों की देन, अंग्रेज करके विवाद। और नेपाल का दावा है कि नदी का उद्गम स्थल लिम्पियोधुरा में है, जिससे काला पानी और लिपुलेख उसके क्षेत्र में आते हैं। भारत का तर्क है नदी का उद्गम आगे की ओर, इससे उत्तराखंड का क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है। दोनों क्या करते हैं, दोनों जो है अंग्रेजों वाली बात का स्टेटमेंट का हवाला देते रहते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। बवाल क्या है, अब बवाल क्या है कि ये वाला बवाल है, देखो ये है लिम्पियाधुरा, ठीक, ये है काला पानी दिख रहा है, ये लिपुलेख है, ट्राई जंक्शन है, ये नेपाल है, देखो भाई ये नेपाल है, ये चाइना है। तो अगर लॉजिकली देखें तो यहाँ से महाकाली नदी जा रही है, ये वाला एरिया भारत के पास है और भारत के कब्जे में भी है, लेकिन नेपाल बार बार इसे कहता है कि ये मेरा है, इस काली नदी की वजह से। कौन सी संधि की वजह से, सुगोली की वजह से। अगर ये सुगोली की संधि में नाटक ना करते अंग्रेज तो इतना नाटक नहीं होता। आज तक ये कहता है कि जब अंग्रेज पकड़ गए थे तो हमें क्या दिक्कत है। देखो भैया मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, ये अंग्रेज जो है ऐसे वाले थे, इन्होंने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जहाँ उठा पटक ना करी हो। तो इसलिए याद रखेंगे ये वाला क्वेश्चन आएगा कि किस किस में पास, लिम्पियाधुरा पास, इंडिया चाइना, काला पानी जगह इंडिया चाइना, लिपुलेख इंडिया चाइना। आप लोगों को इंडिया चाइना लगानी है, कोई भी नेपाल के विवाद में नहीं जाएगा, समझ गए। ठीक, फिर से खोला गया है, एक दर्रे का नाम और लिख देता हूँ, ये भी अभी 2006 में खोला गया था, जिसका नाम है सिक्किम में, क्या नाम था उसका, नाथुला, याद रखना नाथुला। ये बंद चल रहा था बहुत दिन से, ये भारत और सिक्किम के बीच में है, भारत सिक्किम नहीं, भारत और चाइना के बीच में, ये भी खोला गया था 2006 में। ठीक, अच्छा यहाँ से ही इस वाले रास्ते से अगर लिपुलेख पास से होकर गुजरेंगे तो यहाँ पर कैलाश मानसरोवर है, कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं, जो कि पहले इधर से जाते थे। दो रूट है कैलाश मानसरोवर जाने के, पहला रूट तो है कहाँ से, लिपुलेख दर्रे से, और दूसरा रूट है जम्मू कश्मीर से। तो अब जम्मू कश्मीर से जाना पड़ता है, ठीक है, इससे फायदा भी रहेगा, इससे आतंकवादी गतिविधियां भी नहीं होंगी। किस राज्य ने मुख्यमंत्री श्रमश्री योजना शुरू करी है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है साहब, क्योंकि एक ऐसा राज्य बना है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, जिसने ये शुरू करी है। और इसका कहना ये है कि हमारे जो लोग जाते हैं, कौन लोग कौन, जो हमारे मजदूर जाते हैं कहाँ, अन्य राज्यों में, उनका शोषण होता है, तो उनको वापस बुला कर उन्हें 5,000 रुपये दे रहे हैं। ये बताओ, हद कर रहे हैं नहीं, फ्री की आदत लगानी कहते हैं जिसको, फिर काम भी नहीं करेंगे ये लोग। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की ममता बनर्जी की श्रमश्री योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अनियंत्रित उत्पीड़न का सामना करने के बाद में जो भारत में लौट रहे, मतलब उसी राज्य में लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को सहायता करना। इस योजना के तहत वर्ष में 5,000 का मासिक वजीफा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, 5,000 रुपये का मासिक वजीफा, ठीक, आप समझ रहे हैं। अब ये मत समझ लेना 5,000 रुपये महीना मिलेंगे, 5,000 रुपये एक साल में मिलेंगे, कैसे कैसे देंगे ये तो ये जाने, ठीक है। चलिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा भाई साहब, बहुत हंगामा हो गया, हमारे गृह मंत्री के साथ भी खींचातान हुई है, पूरा सदन हंगामे के बीच में चलता रहा, लेकिन उसके बाद भी पास कर लिया गया 130वां संविधान संशोधन विधेयक। अच्छा एक चीज़ याद रखना ना, संशोधन विधेयक है, ये संशोधन बना नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले बताया 3 चीज़ें होती हैं, प्रस्ताव, और दूसरा होता है विधेयक। विधेयक मीन्स बिल, विधेयक मीन्स क्या होता है, बिल, विधेयक, और तीसरा होता है अधिनियम, एक्ट। प्रस्ताव क्या होता है, प्रस्ताव होता है कि कोई भी व्यक्ति ला सकता है कानून बनाने के लिए, कोई भी व्यक्ति मतलब एमपी ला सकते हैं। विधेयक क्या होता है, जब कानून जब वो विधेयक मतलब जो प्रस्ताव एक सदन से पास हो जाए, तो क्या बन जाता है, विधेयक। और वही को दूसरे सदन से पास कराना होता है, दूसरे सदन से पास, दूसरे सदन से पास कराने के बाद लास्ट में क्या बन जाता है, अधिनियम। अधिनियम कब बन जाता है, राष्ट्रपति के साइन के बाद। किसके बाद, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बन जाता है। अच्छा क्वेश्चन है कि अच्छा ये 130वां संविधान संशोधन विधेयक है, संशोधन नहीं हुआ है, जब संशोधन होगा तो उसका अलग होगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या अलग होगा, ये अलग होगा संख्या, चाहे वो 100 या 105 के आसपास हुए हैं अब तक। विधेयक ज़्यादा हो चुके हैं, विधेयक क्योंकि विधेयक बन जाते हैं बाद तक राष्ट्रपति तक पहुँचते हैं,
पास नहीं हो पाते हैं, अधिनियम नहीं बन पाते, जैसे इस पे हंगामा चल रहा है, इसको जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में भेज दिया गया है। तो ये किससे संबंधित है? आर्टिकल 75। ये आर्टिकल मैं समझा देता हूँ, अभी पहले हम इसके बारे में बात कर लें। विधेयक क्या है? विधेयक ये प्रावधान है कि 5 वर्ष या उससे गंभीर अपराध वाले आरोपों में लगातार 30 दिन तक गिरफ्तार या हिरासत में रखे गए मंत्री को अपना पद खोना होगा। अगर 30 दिन तक गिरफ्तार कर लिया तो मंत्री जी का पद खोना होगा, अपने आप मंत्री जी का पद चला जाएगा। अच्छा, विपक्ष को क्या समस्या है? विपक्ष ये कह रहा है कि साहब अगर इस तरीके से हो गया तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, बाद में उस पर आरोप सिद्ध नहीं होते हैं, 30 दिन तक अगर पकड़ा भी जाता है तो इसका मतलब मंत्री पद चला जाएगा। तो अभी एक जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में भेज दिया गया जेपीसी में, बड़ा ज्वलंत मुद्दा है इस समय के लिए ये। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को बताया, तो यहीं पर लिख देता हूँ आर्टिकल 169 क्या है। विधान परिषद बनती है इससे, विधान परिषद का बनना और समाप्त, ठीक। कौन कर सकती है? संसद। ये भी याद रखेंगे, संसद करेगी, राज्य का कोई रोल नहीं है। दूसरा आर्टिकल क्या था इसमें? आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी, यहाँ पे लिख देता हूँ, पीएम की नियुक्ति होगी। अच्छा, यहाँ लिख देता हूँ आर्टिकल 74 क्या होता है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 क्या कहता है? आर्टिकल 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, बात आ रही समझ में? ये आ गया। भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने की क्षमता में कौन से स्थान पर पहुंच गया? एक रिपोर्ट आई है, किसकी रिपोर्ट आई है? इंटरनेशनल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी कमीशन की रिपोर्ट है। तो भारत चौथे पे पहुंच गया, 4th पोजीशन पर पहुंच गया। ग्रेट अचीवमेंट है भारत की। अब भारत के पास रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ गई है, नॉन रिन्यूएबल बढ़ गई, नॉन रिन्यूएबल कम होती जा रही है। रिन्यूएबल क्या होती है? नवीनीकरण ऊर्जा क्या होती है? मैं यही बता देता हूँ। ये रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है भाई? ये क्या होती है? जिसको द्वारा से प्राप्त किया जा सकता है। सौर ऊर्जा, सूरज कोई खत्म थोड़ी हो रहा है। सौर ऊर्जा, सौर के बाद पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा के बाद हाइड्रो पावर, हाइड्रो मतलब पानी वाले, हाइड्रो पावर, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और हाँ, चौथी है कौन सी? न्यूक्लियर, ठीक, जिसको द्वारा प्राप्त किया जा सकता। और नॉन रिन्यूएबल क्या होती हैं साहब? नॉन रिन्यूएबल के बारे में बात ही कर लेंगे हम। तो जैसे कोयला, कोयला खत्म हो जाएगा इनको जलाकर, जीवाश्म इनको, और तीसरी क्या है? पेट्रोलियम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये आ गया है, देखो इसकी रिपोर्ट है ये, IRENA, ये रही IRENA, मैं उसकी बिल्कुल वेबसाइट से उठा कर लाया हूँ, ठीक है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इसकी रिपोर्ट है ये। भारत विश्व की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में चौथे स्थान पर पहुंच गया। कौन से स्थान पर पहुंच गया? चौथे स्थान पर। देखो याद रखेंगे, पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है, पवन में भी चौथे है, सौर ऊर्जा में तीसरे स्थान पर पहुंच गया भाई, ठीक। भारत ने सौर ऊर्जा में इतनी बनाई है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। और जापान की तो टोटल इतनी है, तो इसका मतलब भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा बन गया, 3rd सबसे बड़ा बन गया। तो फर्स्ट पे कौन सा है? अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे भारत आ गया। किस में? सौर ऊर्जा में, सोलर एनर्जी में। सोलर में क्या हो गया? 3rd पे आ गया। अच्छा, याद रखेंगे इतनी क्षमता, इतनी बिजली बनाता है भारत पूरे इस समय, इतनी स्थापित क्षमता है, कितनी है? 484.82 गीगावाट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और अब कितनी 50.7, मतलब इसका 50% से ज़्यादा हम रिन्यूएबल से करने लगे हैं। किससे करने लगे हैं? रिन्यूएबल से, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी से, जिसको हम द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, COP 26 जो कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था। COP 26 में ये कहा गया था कि हम 2030 तक 50% से ज़्यादा प्राप्त कर लेंगे, लेकिन भारत ने 5 साल पहले ही कर लिया, 2025 में ही प्राप्त कर लिया। अच्छा, यहाँ पर एक फैक्ट चलो कल के क्वेश्चंस में लिखवा देंगे। तो 2030 तक कर लिया है, ठीक है, ये याद रखेंगे हम लोग, ठीक। क्लियर हो गई बात? और क्या है इसके अंदर? कुछ नहीं। तो याद रख लीजिए, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, चौथे पर पवन के मामले में, चौथे पर पवन भी चौथे पर है, और सौर में 3rd पर आ गया भारत, ठीक। दिदाई जनजाति मुख्यतः किस जिले में, राज्य में पाई जाती है? तो ये उड़ीसा में पाई जाती है। दिदाई क्यों फेमस हुई है? जनजाति क्यों फेमस हुई है? इसलिए हुई है कि उड़ीसा के मलकानगिरी चंपा, इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं। नीट की परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाली पहली दिदाई जनता की पहली सदस्य बनी है। को किसका नाम है ये?
चंपा, रोसपेडा, ये बनी है पहली। ये 13 समूह राष्ट्रपति ने बांटे थे किसके, जनजातियों के, जो खत्म होने जा रही हैं। इसका नाम है PVTG, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इसको याद रख लेंगे। तो ये इसी में से शामिल है। इन 13 ग्रुप, 13 कमजोर ग्रुप जो समाप्ति की ओर जा रही हैं जनजातियां, उनको 13 विशेष रूपों में बांटा गया था। तो PVTG है ये, और ये प्रोटोस्लाइड बोलती हैं, प्रोटोस्लाइड से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर क्या नाम है, कहाँ पहुंची, नीट में पहुंची, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई 2025 में। अच्छा, इसलिए पूछ लेगा दिदाई जनजाति कहाँ की है। अच्छा, भारत में एक प्रजाति नहीं पाई जाती, बाकी सारी प्रजातियां सब पाई जाती। निग्रेटो ना से निग्रेटो नहीं पाए जाते। ठीक है, भारत में। आगे चलते हैं। अग्नि 5 एक परमाणु सक्षम भू आधारित अंतर्देशीय बैलिस्टिक ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। हिंदी में की जगह इंग्लिश में पढ़ने में ज़्यादा फायदा है इन चीज़ों को। तो किसने बनाया, DRDO ने बनाया। कब, किसने बनाया, DRDO ने। DRDO की स्थापना कब हुई थी, 1958 का। कहाँ हेडक्वार्टर, दिल्ली। इसरो कहाँ है, बेंगलोर। और हॉल कहाँ है, ये क्या बनाता है, हमारे लिए हेलीकॉप्टर वगैरह बनाता है बेंगलोर में। और BDL कहाँ है, भारत, दिल्ली में। तो अगर हम बात करें ये क्या है, यहाँ लिख देते हैं हम। देखो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ICBM अग्नि ऐसा नहीं है कि पहली बार है, तो अग्नि की 5 सीरीज बन चुकी हैं। तो इनमें जो अग्नि 1 है 750 किलोमीटर मारक क्षमता। अग्नि सेकंड कितनी है, 1000 किलोमीटर, तो सॉरी 2000 किलोमीटर। थर्ड 3000 किलोमीटर। फोर्थ 4000। फिफ्थ 5000। अच्छा, एक चीज और याद रखना इसके बारे में, 5000 ICBM है, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मारक क्षमता वाली। जैसे यहाँ से भारत से अगर छोड़ेंगे तो पूरे एशिया को कवर कर सकती है, चाइना वाइना सबको कवर कर सकती है। और किस पथ में चलेगी, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल है, तो बैलिस्टिक मिसाइल हमेशा परवले चलती हैं। परवले कौन सी चलती हैं, बैलिस्टिक। ठीक, सीधी जो मार करती हैं वो क्रूज मिसाइल होती हैं। ठीक। अच्छा, एक प्रोग्राम 1983 में शुरू हुआ था जिसका नाम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको याद कर लेंगे, IGMDP। कब शुरू हुआ था, 1983 में। किसने शुरू करा था, अब्दुल कलाम ने, मिसाइल मैन ने। तब से ही भारत में जो है मिसाइल बननी शुरू हुई। और इसका कोड याद रखेंगे, PATA पटना, PATNA पटना। सबसे पहली मिसाइल जो बनाई गई इस प्रोग्राम के द्वारा पृथ्वी बनाई गई थी। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेते हैं। और पृथ्वी के बाद आकाश, जो इस समय हमारी मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर में बहुत काम दिया था। फिर बनाई त्रिशूल, ये कोड याद रखेंगे, त्रिशूल। फिर क्या बनाई, नाग क्या, एंटी टैंक मिसाइल है। और फिर बनाई अग्नि। तो ये 5 मिसाइलें हमने बनाई हैं सबसे पहले। कितनी मिसाइलें बनाई हैं, 5। कब बनाई गई हैं, इस प्रोग्राम के तहत। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि प्रणाली, देखो ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम GIAS। इन्वेंशन फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया, FAO ने किया ये। ठीक है, पहले FAO के बारे में बात कर लें। FAO कब बना, 1945 में बना। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हेडक्वार्टर साहब रोम में है। रोम मतलब इटली में। ठीक। दूसरा अगर हम बात करें UNEP कब बना, 1972 में बना। कब, 5 जून को। इसीलिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम। UNDP कब बना, 1965 में बना। ठीक है, 1965 में बना। वर्ल्ड बैंक 1945 में बना। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ, नैरोबी में, UNEP का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन में, वो सॉरी न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका में, न्यूयॉर्क अमेरिका। अब GIAS है क्या, GIAS एक हेरिटेज साइट डेवलप की गई है। ये याद रखना, कैसी हेरिटेज, किसके रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड। मतलब लगातार अगर वहाँ पर वो कार्य हो रहा है तो हेरिटेज साइट में आता है। वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAS
FAO का कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 2002 में विश्व शिखर सम्मेलन में हुई थी। इसमें पारिवारिक खेती, पारंपरिक कृषि, जलवायु परिवर्तन, विस्थापन, जैव विविधता, ह्रास जैसे खतरों से निपटने के लिए बनाया गया था। हाल में कृषि राज्य मंत्री ने लोकसभा को सूचित किया गया है कि 3 अभ्यास स्थल हैं। देखो 3 अभ्यास स्थल याद करेंगे, एक तो उड़ीसा के कोरापुट में, याद रखो उड़ीसा में, ठीक, धान विविधता कोरापुट में, औषधीय पौधे और जनजातीय ज्ञान प्रणालियों के लिए जानता। केरल में, दूसरा कहाँ, केरल में, याद रखेंगे, इसका नाम है कुट्टूनाड, ठीक। समुद्र के नीचे अनोखा कृषि क्षेत्र है जहाँ धान, नारियल, मछली पकड़ने और शंख संग्रह का काम किया जाता है। और तीसरा केसर पार्क, कहाँ, जम्मू कश्मीर में। तो याद रख लेना भाई, ये आएगा जरूर कि 3 कौन कौन से हैं, चौथा कोई और दे देगा, उसमें से नहीं करके पूछ लेगा, ठीक है। ये हो गया। 10वां, समाचार पत्रों में उल्लेखित स्यूडोमोनास एरिगिनोसा क्या है? तो ये जीवाणु है, बैक्टीरिया है साहब। ये बैक्टीरिया बड़ा परेशान कर रहे हैं। बैक्टीरिया पानी के रास्ते जा रहे हैं और ये ज़मीन पर पड़ा रहता है। देखो ये ज़मीन और पानी में, मिट्टी में पाया जाता है। ये आम प्रकार से रहता है और ये क्या करता है, रक्त, फेफड़े और नमूनिया मूत्र मार्ग में और शल्य चिकित्सा के बाद संक्रमण बन जाता है इससे। मतलब ये पाया गया है, ये बहुत खतरनाक है मनुष्य के लिए, ठीक। इसको याद कर लेंगे, स्यूडोमोनास, ठीक है, ठीक। आगे चलते हैं हम। अच्छा, आगे हमारा धन्यवाद। आप लोगों के लिए क्लास में बना रहा था, शायद आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, क्या पूछना है आप लोगों से। एक परिवार है, इस परिवार को आगे लेके जाना है जिसका नाम है द लर्निंग अड्डा। और इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ से विदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे सेम समय पे। थैंक यू।